आम आदमी पार्टी के कन्वीनियर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब रंग देने लगी है। यानी उसका जो सियासी पारा है बहुत हाई हो चला है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में जो आंदोलन किया है उससे भारतीय जनता पार्टी में घबराहट होना लाजमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता प्रधानमंत्री के लिए आज चिंतन का भी विषय बन गया है। चिंतन का विषय मैं इसलिए दोस्तों कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका जो रण है, उनका जो गुस्सा है, ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके कई कारण हैं, हम बिंदुवार आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यालय को घेरने के लिए तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये योजना बना ली थी कि हम प्रधानमंत्री के कार्यालय भी जाएंगे और प्रधानमंत्री के आवास को भी घेरेंगे। यानी कि आजकल जहां प्रधानमंत्री अपनी ईडी के माध्यम से सीबीआई के माध्यम से डरा करके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, ऐसा तमाम लोग कहते हैं। इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये हौसला जज्बा बहुत ही काबिले तारीफ है, यानी इतिहास में लिखा जाएगा। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से दिल्ली में रण किया है, जिस तरह से आंदोलन किया है, ये लोकतंत्र के इतिहास में अंग्रेजों के समय तब होता था। आज तो लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के इतिहास का एक काला दिन है। काला दिन इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं से देश से लेकर विदेश तक अब ये लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कन्वीनियर के साथ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्योंकि जिस व्यक्ति की गवाही पर इतना बड़ा काम किया जा रहा है उसमें से एक को तो टिकट मिल गया, दूसरे को बेल मिल गई और एक ने भर भर करके भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके दिया है। इतना चंदा दिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना भर भर के रकम दी गई है जिसको आप सोच नहीं सकते। पहले महिलाओं का ये रण देखिए, जब आम आदमी पार्टी की महिलाओं ने, कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में किया है। आप देखिए कैसे हमारी महिला अध्यक्ष हैं दिल्ली की सारिका जी, वो ये पूछ रही हैं कि महिलाओं को दिल्ली से गुड़गांव की तरफ लेके जाया जा रहा है, आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। हमारी महिला साथी भी हैं, वो पूछना चाहते हैं कि आखिर जगह तो बता दीजिए, हम अपने परिवार वालों को ये बता दें कि हमें आना कहाँ है, वो तो लेने कहाँ है। लेकिन जबरदस्ती देखिए कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, बसों में भर लिया गया है, लोगों के साथ जबरदस्ती हो रही है। एक हमारे कार्यकर्ता साथी की तबीयत भी खराब है, कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है। घर वालों को भी बुलाना, उसकी मम्मी पापा बुलाना है ताकि जो है ना उसको दवाई लेके आ सके। हमारी महिला साथी बेहोश हो रही है, बार बार लोगों को शर्म नहीं आ रही है, डिटेन कर लिया है और ये बता भी नहीं रहा है कहाँ लेके जा रहे हैं। हमने कहा हमें डिटेन कर लिया कोई बात नहीं, पर हमें बता दो कहाँ लेके जा रहे हैं। ये वो भी बताने के लिए तैयार नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। लड़की को अगर कुछ हो गया इनको देने पड़ जाएंगे। बॉर्डर में लेके जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ, अब बता नहीं रहे हैं। महिलाओं के साथ बदतमीजी से बात हो रही है, उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि हमको किस जगह पे लेकर जाया जा रहा है। ये चाटुकारिता है, गुलाम है, गुलाम है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पर गुंडा। वीडियो आपने देख लिया होगा। अब आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं
कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने, कितनी देशभक्ति कि ईडी की हिरासत में होने के बावजूद भी दिल्ली वालों की चिंता करते हैं, दिल्ली वालों की फिक्र है। और ये कहते हुए उन्होंने जो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है उसको भी थोड़ा आप सुनिए, फिर विस्तार से हम आपको बताएंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो मुझे कहते थे कि तू कब जाएगा अस्पताल, कब जाएगा? तो मैं बोलूँगा सर कल जाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल जाएगा? मैं कहूँ सर इतने में जाऊँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं कई बार फेसबुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था, कई बार टीवी की तरफ से लाइव दिखता था, तो कहते थे अरे तू सीधा ही स्टोर में क्यों चला जाता है, तू पहले खिड़की पे जाया कर, जहाँ पे दवा मिलती है उस खिड़की पे जाया कर, वहाँ पे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तू मंत्री है, वहाँ लोगों का पर्चा ले लेकर पूछा कर कि इस पर्चे के अंदर 3 दवाइयाँ हैं तो कितनी मिली, देखा कर कि वही दवाई है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई कोई और लिखी है वो दूसरी मिली, और फिर लिखा कर कि कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं। पहले मेरे को आइडिया नहीं था, मैं पहले ही एमएस के पास जाके पूछता था कि भाई ईडीएल लिस्ट कितनी है, असेंशियल ड्रग लिस्ट उसमें कितनी मौजूद हैं। कहते नहीं इनके चक्कर में मत पड़, तू बाबू मत बन, पहले खिड़की पे जाया कर। और देखते थे, हर वीडियो को देख के कहते थे कि यहाँ पे तो ये दवाई नहीं थी, तो क्या किया? फिर मैं बताता था कि ऐसे किया ऐसे किया। और मोहल्ला क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे, तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया? एक एक चीज का ध्यान रखते थे। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो जेल के अंदर हों बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ देने जाए उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। और कुछ लोगों की तो दवाइयाँ ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पे आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है।
तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्धता कम ना हो। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। सौरभ भारद्वाज को आपने सुन लिया है कि उनका यही कहना है कि इस समय दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं की कमी है, लोग परेशान हो रहे हैं और मुख्यमंत्री का आदेश है, संदेश है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो लोग मरीज जाएं उनको भरपूर दवाएं मिलनी चाहिए, उनको भरपूर सुविधा मिलनी चाहिए। उधर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर को इतना छावनी में तब्दील कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, बैरिकेडिंग लगा दिया है कि कोई ना अंदर जा सके न कोई बाहर जा सके। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र खतरे में है। सब कुछ बहुत अच्छा है। सवाल है क्या हुआ? शराब नीति में जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है तो उसके जो असली गवाह हैं उनसे भर भर के चंदा क्यों लिया गया? एक बात और है जो निकल करके आती है कि नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे आज बीजेपी में चले गए। कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री मोदी ने उनको टिकट दे दिया है और जय श्री राम के नारे के बीच अब वो राम भक्ति में डूब गए हैं। यानी कि भ्रष्टाचारी जो थे, जिनको पहले भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी, कोयला चोर कहती थी, आज वो कोयला चोर भारतीय जनता पार्टी की भट्ठी में पवित्र हो गया है जल करके। कोल घोटाले में एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है और इसलिए कोयला घोटाले की निष्पक्ष जांच की लगातार जो हम मांग कर रहे थे, लेकिन ये आज जो छापे पड़े हैं वो सीबीआई जांच के आदेश पिछले फरवरी में दिए गए थे हमारी शिकायत पर, उसके बाद 15 महीने के बाद पड़े हैं। तो 15 महीने के बाद तो सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं आएगा और इसलिए हम चाहेंगे कि सीबीआई मनी ट्रेल करे। 50 लाख करोड़ के खनिज संपदा, कोयले का भंडार 140 निजी कंपनियों को मुफ्त में दिया, ऐसा सरकार बताती है और इसलिए हम मांग करते हैं कि उसका मनी ट्रेल जब तक नहीं होता कि भ्रष्टाचार के रूप में कितना पैसा किसने किसको दिया और वो पैसा कहां छुपाया है, तब तक ये घोटाले का सही सच बाहर नहीं आएगा। आप सवाल मत उठाइए। उधर ये पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इस बात की बहस चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि जो भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में मिलाया गया है, जिसकी गवाही पर इस समय वो बेल पर घूम रहा है, अरविंद केजरीवाल को जेल है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने कई दहाई करोड़ रुपए क्यों लिया और जिस पर आरोप है उसके पास से पैसा बरामद क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल बनता है। और सवाल ये भी बनता है, क्या लोकतंत्र यही होता है, यही अघोषित तरीके से होता है? कहीं जनता को नहीं लगता है ये अघोषित इमरजेंसी है? क्या जनता इस तरह की राजनीति को पसंद करती है
कि कोई भ्रष्टाचारी किसी पार्टी में चला जाए तो ठीक है, और खुद पार्टी भ्रष्टाचार करने लगे तब भी ठीक है, और जो ईमानदारी से जनता के हक और अधिकार की बात करे उसको जेल हो जाए। ये कहाँ से? क्या आप चाहते हैं ऐसा होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं तो फिर आप पढ़ाई लिखाई दवाई की बात करना बंद कर दीजिए, सिंचाई की बात करना बंद कर दीजिए, किसानों के हित की बात करना बंद कर दीजिए, फिर आप महंगाई का रोना बंद कर दीजिए, बंद कर देना चाहिए, फिर तो सब ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में ये सब अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र इस तरह से नहीं चलता है। क्या सत्ता के लिए किसी को रौंदा जाए गलत तरीके से, ये कहाँ तक उचित है? और अरविंद केजरीवाल को लेकर के जर्मनी से लेकर के अमेरिका तक इसकी आवाज़ें उठने लगी कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। उधर भारत ने बुला करके उनके दूतावासों को भी समझा दिया कि आंतरिक मामला है, मत बोलो। लेकिन विदेश हिंदुस्तान में चलने वाली राजनीति को देख रहा है, सवाल पूछ रहा है। जब यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो भारत की साख का क्या होगा? ये कई पॉइंट्स हैं, ये कई मुद्दे हैं जो सोचना चाहिए, आम व्यक्ति को भी सोचना चाहिए कि अंग्रेजों के शासन में और इस समय के शासन में क्या डिफरेंसेस बन रहा है, कौन सी डिफरेंसेस की खाई में समानता होती जा रही है, ये डिफरेंसेस का मार्जिन कितना कम होता जा रहा है। क्योंकि सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर ने जो बलिदान दिया था, तो क्या उनकी लोकतंत्र की कल्पना यही थी कि एक व्यक्ति कोई भी गवाही दे दे, उस गवाह के आधार पर केस फाइल कर दे? इस समय भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में विपक्षी नेता एक मुजरिम से कम नहीं है, और वही मुजरिम जब भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो ईमानदार हो जाता है। सवाल है, देश की जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं क्या वो दरवाजे का काम करेंगी, जेल का दरवाज़ा बन करके खड़ी रहेंगी, और जो जांच एजेंसियां हैं वो पुलिस का काम करने लगेंगी? जिन जांच एजेंसियों के पास देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है तो वो देश के ही नागरिकों को जेल में डालने का काम करेंगी? ये तमाम सवाल बनते हैं। क्या भारत का लोकतंत्र बदल गया है? क्या भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में इसी तरह की व्यवस्था है, संविधान में इसी तरह की व्यवस्था है? तो इसका उत्तर मिलेगा नहीं। संविधान में जिन एजेंसियों का जिक्र किया गया था, उन एजेंसियों का काम है सभी को समान अवसर देना, और जो मुजरिम है उनको गिरफ्तार कर जेल में डालना, वो भी संवैधानिक दायरे में। लेकिन बुलडोजर तो आप ही ने पसंद किया है। आप ही को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है तभी देश है। शायद आप संविधान बदलवाने की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। तो सवाल बाद में मत करिएगा कि अब देश में कुछ गड़बड़ हो गया है। ये सोचना भी है और समझना भी है। आम आदमी पार्टी के साथ जो आज देश में हो रहा है, कहीं ये लोकतांत्रिक रूप से फिट बैठता है? नहीं बैठता है। ये विचार करिए, छोटी बात नहीं है। आज बड़ी पार्टियों के साथ हो रहा है, कल आम व्यक्ति के साथ होगा, हो भी रहा है, सभी के साथ हो रहा है। आप महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, आप गरीबी की मार से जूझ रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप इस बात से जूझ रहे हैं, आपके हक और अधिकार को मारा जा रहा है, आप जूझ रहे हैं। ये सब आपकी आंखों में हो रहा है, लेकिन आपकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो मैसेज आते हैं उसको एक विशेष प्रकार के लोग, एक टीम बैठी है जो उस मैसेज को लिखती और आप तक कन्वे करती, कि ताकि आप उसी झरोखे में कैद रहें, उस झरोखे से बाहर न निकल पाएं। यानी आपको धीरे धीरे कूपमंडूक बनाया जा रहा है।
और इस कूप मंडूप का परिणाम ये होगा कि एक दिन देश का जो संवैधानिक ताना बाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तब मारकाट की स्थिति की ओर बढ़ने लगेंगे। मारकाट ऐसे ही तो होती थी राजाओं में। आज फांसी नहीं दी जा रही, पहले होता था गर्दन उड़ा दी जाती थी। यही तो सिस्टम है, क्योंकि आप खामोश हैं, आप चुप हैं, इसलिए सब हो रहा है। विचार करिए और सोचते भी रहिए आप, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। साथियों नमस्कार और इसी के साथ जय हिंद। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी करिए, ज्वाइन भी करिए और अगर हो सके तो सहयोग भी करिए। जय हिंद।